नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। प्राइम डिबेट में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ने भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन सानंद मनाया होगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद से ही ऐसा लगने लगा कि देश की सियासत में आरक्षण का मुद्दा एक नए कलेवर में स्थापित हो रहा है। खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और देश की तीसरी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर आई समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की इन्होंने आरक्षण को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, सरकार शायद उसके दबाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। अब देखिए ना, लैटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की सीधी भर्ती के लिए यूपीएससी ने 17 अगस्त को आवेदन मांगा। मामला गरमाया। सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक्स पर पोस्ट आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। सबने इस भर्ती प्रक्रिया को एक सिरे से एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण विरोधी बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल दिया। दोस्तों, आज ये खबर भी आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। चलिए, रोक लगने के बाद भी कहाँ राजनीति रुकने वाली। पहले तो नेता इसे आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास बता रहे थे, अब कहने लगे कि यह पीडीए की ताकत है जो सरकार को झुकने पर मजबूर कर दी। ताबड़तोड़ एक्स पर पोस्ट लिखा जा रहा है, लेकिन मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब कांग्रेस इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध करती है। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में कांग्रेस यानी यूपीए कार्यकाल में बने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश का ये हिस्सा रहा है कि उच्च सरकारी पदों पर विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है, जिसके लिए नौकरशाही में लेटरल एंट्री की जानी चाहिए। इसके थोड़ा और पहले जाएं तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बने 1966 की पहली प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस बात पर जोर दिया था कि सिविल सेवाओं के भीतर विशेष कौशल की ज़रूरत है। हालांकि तब लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती की बात नहीं की गई, लेकिन दोस्तों उसके बाद के कालखंड में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए ही भरा जाने लगा। इसके उदाहरण मोंटेक सिंह आहलूवालिया और नंद नीलेकड़ी सरीखे लोगों से जाना जा सकता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वैसे ये परिपाटी कोई नहीं है। आम सभा चुनाव के बाद आरक्षण का ऐसा जिन चला कि सारे सियासी दल इसके इर्द गिर्द ही अपना नफ़ा नुकसान देखते हुए नजर आने लगे। मोदी सरकार की ही बात कर ली जाए तो 2018 में 37, 2019 में 7 और 2021 में 30 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए सीधी भर्ती हो चुकी है, लेकिन तब इसे लेकर हमने शोर शराबा नहीं सुना। बहरहाल, आइए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और एससी, एसटी, ओबीसी को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता और बताए 1987 बैच के। राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी, एसटी, ओबीसी थे उस समय आए थे? कोई ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। और लगातार जो है ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, वो मिटे और मुख्य तौर पे जो गरीब बैक बेंचर है सोसाइटी में वो आ गया है। आप बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा, बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण का मतलब क्या रह गया? ये तो साफ तौर पे साबित हो गया कि ये भाजपा के लोग, साथ में एनडीए के लोग आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। और कहीं भी आप देखिएगा इस तरह का काम नहीं हुआ। ये सरकार लगातार, हम लोग कई बार जो है आवाज़ उठाए, ये लोग जो है शेड्यूल 9 में जो है ये लोग डाल नहीं रहे। बिहार का जो आरक्षण हम लोगों ने दिया था 75%, तो उस पर भी कुछ नहीं कह रहे। तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है और आप सबको पता है कि सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था और इसका हम लोग जमकर के विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पे ये चलेगा नहीं। अब वो अकेले बादशाह बनकर जो निर्णय मन में आए वो ले लें, नोटबंदी कभी कर दी, कभी कुछ, ऐसे नहीं कर सकते। अब उन्हें कम से कम अपने पार्टनर्स से सलाह मशविरा करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। आपने देखा वक्फ किया, जब ये अमेंडमेंट ला रहे थे तब भी नायडू जी उसके विरोध में थे, नीतीश जी उसके विरोध में थे। तो इनको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। ये बार बार टू एंड फ्रो करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अपने लोगों से सलाह मशविरा करके बिल पास करवाएं।
नहीं, हम तो लगातार उठा ही रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारा ये दबाव काम आएगा। 2017 से और 21 के बीच में जो नियुक्तियां लेटरल एंट्री के थ्रू हुई थी उसमें भी आरक्षण का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो जो हमारे आरोप हैं कि संविधान को पर ये हमला बोल रहे हैं, चोरी छिपे उसको परिवर्तन करना चाहते हैं, बैकडोर से ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, बहरहाल विपक्षी दलों या खासकर कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए के भी दो सियासी दल, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी, केसी त्यागी और चिराग पासवान ने भी लैटरल एंट्री के जरिए सीधी भर्ती प्रक्रिया का विरोध किया और संभवतः यही वजह रही कि बाहर से और अपने परिवार के सदस्यों के विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी सरकार क्यों यू टर्न ली और क्यों विपक्षी दलों ने इस पर सवाल खड़ा किया जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे धर्मेंद्र सिंह जी का, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनुराग संत जी भी मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। नेता कांग्रेस हैं अमित तिवारी। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी, इनके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि आरक्षण का जिन लोकसभा चुनाव में इस कदर बाहर निकला कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल को कहीं ना कहीं बेचैन कर दिया और इंडिया ब्लॉक को एक बड़ी कामयाबी की ओर ले गया, क्योंकि उस वक्त सवाल यह उठा था कि संविधान समाप्त करके आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बड़े फैसले देखने को मिल रहे हैं मोदी सरकार के, जिसमें यू टर्न मारी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि SC/ST के आरक्षण में ही विधिन आरक्षण की बात जो की गई थी, उसमें क्रीमी लेयर की जो परिकल्पना थी, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई ऐसा कोई मंशा नहीं है, सरकार नहीं करना चाहती। और दूसरा ये मौका आया है जो लेटरल एंट्री को लेकर के 17 अगस्त को 24 मंत्रालयों के 45 पदों के लिए जो सीधी भर्ती का विज्ञापन यूपीएससी की ओर से निकाला गया था, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, वो भी आज रद्द हो गया है। DOPT मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने जिस तरह से पत्र जारी किया है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि संविधान और उनकी जो इच्छा है उसके मुताबिक ये व्यवस्था नहीं है, लिहाजा यूपीएससी इस विज्ञापन को रद्द करे, और रद्द हो भी गया। बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले आरक्षण के अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आऊँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा जी, ये इसकी जरूरत है और राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि वो क्रीमी लेयर को अस्तित्व देने के लिए उसमें आरक्षण में आरक्षण की वर्गीकरण सब कैटेगरी बना सकती है। अभी तक 2004 में हाईकोर्ट का ये फैसला था, उसको 5 सदस्यीय फैसला था, उसमें ई चिमैया जो थे उनके खिलाफ ये पंजाब सरकार का मसला अदालत में चल रहा था, उस पर यह फैसला आया था। तो उसके विचाराधीन जब 5 सदस्य के बेंचों ने जब ये फैसला दिया तो इसके विचाराधीन 7 सदस्यों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में CGI के नेतृत्व में 7 सदस्यीय बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की, जिसमें अभी पीछे 1-2 अगस्त को फैसला ये आया था कि कोटे में कोटा का, हालांकि ये 6-1 का था। उसमें एक जस्टिस थी बेला त्रिवेदी, उन्होंने असहमति जताई थी इस पर। इन्होंने कहा था कि नहीं, ये संविधान के खिलाफ होगा, पर उस पर CGI का तर्क ये था कि 16(4) अनुच्छेद और 15(4) के अनुच्छेद में मिले शक्तियों के आधार पर हम कोटे में कोटे का आरक्षण राज्य सरकार कर सकते हैं। तो ये आरक्षण का मुद्दा तो काफ़ी चला आ रहा था। देखिए, बेसिक चीज़ जब आरक्षण की बुनियादी शुरुआत की गई थी तो इसका समय सीमा निर्धारित की गई थी 10 साल। 10 साल के बाद ये था कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, तब तक उस लेवल के जो भी आरक्षित पद सुशोभित होंगे या जो भी लोग इसका लाभ लेंगे वो अपना स्तर उठा लेंगे, अपना शिक्षित, उनको जो भी सुविधाएं मिलनी थी वो मिल सकती थी। पर आरक्षण जो है वो राजनीतिक का इतना बड़ा हथियार बन गया कि अब कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण को लेकर इतना सजग है कि हर 10 साल पे इसका
विचार विमर्श किया जाता है और फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। अभी 2020 में लास्ट समीक्षा की गई और इसको 2030 तक के लिए फिर अगर बढ़ा दिया गया है तो 2030 तक ये आरक्षण है। आरक्षण के में पहले भी प्रावधान था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होंगे। तो इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी अपडेट कर दूं कि एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27%। अति पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी आ रहा है उसमें 27% आरक्षण। हालांकि 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने संसद में ये बयान दिया था। 10% ईडब्ल्यूएस को भी इसमें शामिल किया गया। अब तो गरीब है ये अभी संशोधन 2020 वाले संशोधन में इसको किया। लेकिन राजेश जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो आरक्षण की व्यवस्था है, वो तो चलती ही रहेगी, आरक्षण की राजनीति चलती रहेगी। जी जी। लेकिन लेटरल एंट्री को लेकर के जिस तरह से सियासत देखने को मिली, लेटरल एंट्री में पहले भी सरकारें लेटरल एंट्री के माध्यम से, और ये जरूरत भी रही है कि जो जिस फील्ड के विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह और उनके अनुभव को देश के हित में लिया जा सके। हालांकि आपको मैं बताऊं कि विश्वविद्यालय और शैक्षिक कार्यों से जो लोग जुड़े हैं उनको इनसे वंचित रखा गया है। वो लेटरल एंट्री के माध्यम से नहीं आ सकते। पहले भी सरकारों में होता रहा है, 2020 में भी हुआ है, 21 में भी हुआ है, 22 में भी हुआ है। पर पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ये जो आरक्षण का जिन्न बाहर निकला है वो सारी राजनीतिक दलों के लिए हथियार बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इन सब चीज़ों को लेकर सजग है। आप अगर प्रधानमंत्री का वक्तव्य जो अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जब ये जानकारी हुई तो उन्होंने ही ये पहल की कि लेटरल एंट्री में आरक्षण की सुविधा दी जाए और इस पे आरक्षण का उपयोग जो भी प्रावधान समाधान है उसके तहत निकाला जाए, और इसी कारण इसको रद्द किया जाता है। और जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी कि इस विज्ञापन को रद्द किया जाए। हालांकि अब पहले यूपीएससी के जारी जो विज्ञापन होगा और निसंदेह सरकार के संज्ञान में रहा होगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बिना विभाग के या बिना मंत्रालय के कोई विज्ञापन जारी कर देगी, पर उसको संभालने का प्रयास, क्योंकि ये आरक्षण का जो मुद्दा है वो इतना तेजी से विपक्ष लेके बढ़ा कि आप देख रहे हैं अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये पीडीए के दबाव में है, राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारी एकता का, पिछड़े और दलित का संविधान में आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। सवाल इन सब चीज़ों का नहीं है। सवाल मेरा सिर्फ यह है कि 2014 के पहले भी क्या आरक्षण 2000 पहले के आरक्षण उस समय भी रहा होगा। तो अब चूंकि आरक्षण का जिन्न बाहर आ गया है तो उस जिन्न को भुनाने के लिए हर राजनीतिक दल अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक है। और संत जी मैं एक 10 सेकेंड और देखिए, ये निसंदेह यूपीएससी का जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें आरक्षण लागू होता है। देखिए अभी जो इन्होंने पद निकाला स्पेशल सेक्रेटरी का और ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर और का डिप्टी डायरेक्टर का, स्पेशल सेक्रेटरी जो होता है वो विशेष सचिव के बाद जो ज्वाइंट सेक्रेटरी तीसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है प्रशासनिक। सचिव के बाद स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी के बाद विशेष सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। तो इस अब स्वाभाविक है कि यूपीएससी ने ये अगर विज्ञापन निकाला है तो इसमें आरक्षण को शामिल करना चाहिए। जो प्रक्रिया है उसके ये वैसे आरक्षण तो कुल मिलाकर अभी तक जो मेरा अपना मानना है या जो भी चीज़ें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई क्रीमी लेयर की पहचान करिए। इतने सालों से आरक्षण की मिलने के बावजूद जो आरक्षण क्रीमी लेयर खा रहा है, जो आज भी जिन वर्ग तक आरक्षण पहुंचना चाहिए उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये देश के लिए बड़ी विडंबना है। संत साहब आवाज आ रही है? अनुराग जी आवाज आ रही है? अनुराग जी, ये जो लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया है इसको लेकर के जिस तरह से सियासत तेज हुई
पहला तो ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने एक एक्स पर लिखा था कि संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती पर संविधान पर हमला करने की कोशिश है। जाहिर सी बात है, इसके पहले भी आप करते रहे, 2018 से लेकर के 2019 और 2021 में भी हुआ है। उस वक्त कोई आवाज़ नहीं उठी, तो फिर आपकी सरकार यू टर्न क्यों ले ली इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के? कहीं कुछ खामियां, या ऐसा लगता है कि वाकई आरक्षण को लेकर आप भी संजीदा हैं? मोदी सरकार संजीदा थी और आज भी संजीदा है और हमेशा ये रहेगी भी संजीदा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा आज ऐसी ये सरकार है जिसमें पूर्व आरक्षण का लाभ सभी जनों को पूर्ण रूप से मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा बीच में आप ही मीडिया के माध्यम से ये भी आप लोगों ने खूब उजाला था कि ये केशव जी ने, प्रिया पटेल जी ने भी आरक्षण मांगा कि वहाँ ओबीसी कितना काम कर रहा है, एससी कितना काम कर रहा है। आपने ये देखा भी होगा कहीं पे किसी प्रकार की कोई खामी नहीं नजर आई थी। तो ये तो इनका एक विषय है। इन्होंने ही आरक्षण अपना जो इनका भी लोकसभा चुनाव का इनका अपना एक प्रोपेगेंडा था, आपने देखा भी होगा। आरक्षण को इन्होंने एक हथियार बना करके उपयोग करने का केवल काम किया है। इनका कोई वो है नहीं। वो उस जनमानस उस चीज से रूबरू नहीं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, बताते हैं जब आरक्षण समाप्त होने वाला है, आ जाओ आरक्षण ले लो, तो तुम्हारा जीवन जीना खत्म हो जाएगा, तुम्हारा आरक्षण खत्म होने जा रहा है। तो ये उनका केवल इतना काम है और ये लोग केवल भ्रमित करने का काम करते हैं और उनके पास कोई काम है नहीं। अनुराग जी, एक सवाल ये बनता है कि भाई यू टर्न लेना पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने तो साफ तौर पर इसे संविधान पर हमला बताया ही, उसके अलावे जो है चिराग पासवान और आपके साथ के जेडीयू केसी त्यागी ने भी इसका विरोध किया, और प्रधानमंत्री तक जब ये बात पहुंची तो एक दबाव, संभवतः दबाव में ये फैसला वापस हुआ हो। नहीं, ये कार्य एक अधिकारी कर सकता है, कोई राजनीतिक प्रधानमंत्री बैठ के वहाँ पे नहीं कर रहा है। जब अगर आप भी जान रहे हैं, अगर ये विरोधिता निकली थी, तो इसमें कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी का रोल नहीं होता है। ये एक अधिकार, तो उनसे कुछ गलतियां हुई, आखिर उन्होंने उसको ठीक किया, वापस हुआ, फिर से आएगा भी। जी चलिए धर्मेंद्र जी, भाई साफ तौर पे आप लोग तो कह रहे हैं कि पीडीए के आगे सरकार झुक गई, पीडीए की ताकत के आगे सरकार झुक गई। सियासत तब भी था जब इसे लेटरल एंट्री के जरिए सीधी भर्ती प्रक्रिया की बात चल रही थी, और जब सरकार ने वापस ले लिया तो आपने बताया कि पीडीए के ताकत के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। देखिए संजय जी, जब चुनाव चल रहा था तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मंचों से भी और वैसे भी औपचारिक बातचीत में भी उन्होंने कई बार आगाह किया कि ये सरकार जो है संविधान बदलना चाहती, और उसके तमाम तारतम्य से ऐतिहासिक रूप से सब जुड़े हुए हैं। चाहे इनके नेताओं का बयान हो, चाहे मोदी जी की 400 सीट की डिमांड हो, इस तरह सारी चीजें सर्कमस्टेंसेज एक दूसरे का एविडेंशियल सर्कमस्टेंसेज स्टेज बन रही थी। अब जब सरकार बन गई किसी तरह जोड़ तोड़ करके, उसके बाद लगातार ये सरकार प्रयास कर रही है कि संविधान से छेड़छाड़ करे। कई बार आपने उदाहरण देखिए किस तरह से इनको उत्तर प्रदेश के अंदर नेम प्लेट लगाने का गैर संवैधानिक एक फरमान जारी, नहीं बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। अनुराग जी पहले चरण में बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे। हाँ, व्यग्र न हो, आप जवाब देने का मौका मिले दीजिएगा। उसी तरह लगातार देखिए वक्फ बिल लेकर के आपसी दलों में सामने नहीं था, उसको जो है पीछे हटना पड़ा उसको सरकार को। सवाल ये आता है जहां तक आरक्षण जैसे सेंसिटिव मुद्दे का है, वहां पर आप पहले तो उसके मूल में जाना पड़ेगा। जब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी तो चाहे 1882 से इसकी शुरुआत होती, विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले जी ने जो देखा कि ऐतिहासिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ वर्ग ऐसे हैं कि जो लगातार एक दंश झेलते रहे, सामाजिक दंश। उसमें मैं आपको जैसे उदाहरण दूं, भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से तो उस समय कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कई बार पीएचडी किए थे, कई सब्जेक्ट में उनको विशेषज्ञता महारत हासिल थी, सबसे विद्वान माने जाते थे, लेकिन उसके बाद भी जिस कुर्सी पर बैठते थे उस कुर्सी पर बाद में किसी को दूसरे को बैठने के लिए गंगा जल से धुला जाता था। ये जो महत्वपूर्ण बात थी, इसको संविधान ने पकड़ा। इस आधार पर जो ऐतिहासिक रूप से जातिगत पहचान के कारण अन्याय के शिकार हो रहे वर्गों को सरकारी नौकरियों में, शैक्षिक संस्थानों में, विधायिका में उनकी पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी ठीक से नहीं की गई, या कौन लोग थे, अचानक सरकार बनते ही फैसला आ गया, उसमें उन्होंने कह दिया क्रीमी लेयर। अरे तमाम व्यवहारिक दिक्कतें, क्रीमी लेयर कैसे डिसाइड करोगे? क्रीमी लेयर आप देखिए जो मामला आया अभी, हमारे साथी राजेश जी बता रहे थे कि
5 बेंचों हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी ईबी चेन्नैया की 2004 में। उसमें यही कहना था कि एक समान समूह वर्ग में इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, जो फैसले का सार था कि उसमें उपवर्गीकरण नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि जब इन्होंने कहा, उसमें यह बेला त्रिवेदी का जो वर्जन है संजय जी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 341 और 42 में जारी राष्ट्रपति सूची में कोई बदलाव संभव ही नहीं है, वो केवल संसद कर सकती है। नंबर 1 जो महत्वपूर्ण चीज थी। अब उस स्टेट के ऊपर 14 और 15(4) में कर देते हैं उपवर्गीकरण करने का। जब पहले से तय हो गया था कि जब उनका, जैसे ये जो मामला गया था पंजाब सरकार का एक प्रकरण था, उसमें आरक्षण में 50% सीटें जो रिलीजियस सिख और वाल्मीकि समाज के लोगों के रिजर्व करने के मामला था, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था। अब ये बताइए कि यदि जो है एक बहुत बड़ा वर्ग अपने यहाँ उत्तर प्रदेश पर देखिए, चाहे कोरी हैं, चाहे पासी हैं, चाहे और तमाम जातियां हैं जो एससी में हैं या एसटी में हैं, इन लोगों को सारी सामूहिक रूप से एक तरह से छुआछूत की या ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार रही हैं। अब आप बताइए, कोई सीट आरक्षित है दलित के लिए या एससी के लिए या एसटी के लिए, अब उसमें से आपने क्रीमी लेयर कर दिया है किसी वर्ग को, कह दिया कि ये फला बिरादरी, चाहे धोबी बिरादरी है चाहे पासी बिरादरी है, इसको क्रीमी लेयर मिला देते हैं, और वो वहां का सिटिंग एमएलए है। आप बताइए, आपकी उसको आने के बाद उसका अवसर, उसकी समानता, उसको जो अवसर मिलना था चुनाव लड़ने का, समाप्त हो जाता कि नहीं हो जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक तरह से बैकडोर से उनका हक छीनने का प्रयास है। तमाम जगह एक देखिए और व्यवहारिक दिक्कत है, तमाम जगह आपने शायद पिछली बार हम लोग शो कर रहे थे तो एक जो है नॉट सुटेबल कैंडिडेट का एक आ रहा था, नॉट सुटेबल कैंडिडेट, नॉट फाउंड सुटेबल। हम नॉट फाउंड सुटेबल में अगर एक जो वर्ग और भी निकाल देंगे तो आप एक तरह से उनको नॉट फाउंड सुटेबल करके और उसको दूसरे रास्ते से आप भरना चाहते हैं, तो दूसरी हकमारी उनके साथ हो जाएगी दलितों पिछड़ों की। तो यही बात जब आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार उठा रहे थे, ये सरकार समझ नहीं रही थी, ये लगातार प्रयास कर रही थी कि किस तरह से उनके हक को मार सके। अब ये अलग बात है, पूरे देश में जब जनजागृति हो गई, उनको लगा सड़कों पर, उनके पार्टी के अंदर भी विद्रोह हो गया तो पीछे हट गए। सच ये है कि ये तो सरकार के संज्ञान था। यूपीएससी जैसी संस्था, राजेश जी कह रहे पहले भी हुआ है, पहले हुआ है 2-4 जगहों पे, किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पर जब ये डिमांड हो जाती थी कि उस विषय का स्पेशलाइज्ड हमको चाहिए, तो सलाहकार के रूप में या किसी विशेष रूप से उनकी डायरेक्ट एंट्री एज आईएएस या यूपीएससी चयन नहीं करती थी। वो सरकार सलाहकार के रूप में तमाम जगह देखिए आयोग बनते हैं, सलाहकार नियुक्त होते हैं, आयोगों के अध्यक्ष होते हैं, मेंबर होते हैं, तो एक व्यवस्था है। किसी डिपार्टमेंट में अगर ये होती है कि इस विषय का हमको विशेषज्ञ मिल जाए, ज्यादा अच्छा सजेस्ट कर सकेगा, लेकिन निर्णय लेने का और की चीजें जो है सरकार में निहित रहती हैं, उसके ब्यूरोक्रेट्स में, तो वो इस तरह की नियुक्तियां पहले होती रही हैं। यूपीएससी द्वारा बड़े पैमाने पर एक साथ पूरी ब्यूरोक्रेसी में दलितों और पिछड़ों का हक मार के एंट्री का कोई भी उदाहरण इसके पहले नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग आजादी के बाद 1966 में पहला बना, उसने अपनी रिपोर्ट 70 में दी, दूसरा 2005 बना, और लिटरल एंट्री का प्रयास कोई ऐसा नहीं पहली बार हुआ, इसके पहले 2005 में हुआ, बाकायदा प्रपोजल आया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मना किया, 2010 में आया, मना किया। इनकी सरकार आने के बाद मोदी जी की 2014 में प्रयास हुआ, फिर इन्होंने कुछ सुधार के साथ उसको कहा कि इसमें कुछ चीजें और संशोधित कर ली जाएं। उसके बाद लगातार नियुक्तियां प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ कि यूपीएससी द्वारा बाकायदा विज्ञापित करके पदों पर नियुक्ति करने का प्रयास, ये सीधा सीधा षड्यंत्र है। किसी पर्टिकुलर एक जगह पर विशेषज्ञ की नियुक्ति होना और दूसरे यूपीएससी द्वारा ब्यूरोक्रेट्स के पदों को भरा जाना, ये दोनों दो अलग चीजें हैं संजय जी। इसको अलग फ्रेम से देखिए, तब ये समझ में आएगी कि इसके पीछे का सरकार की मंशा क्या है। उस समय जो यूपीए सरकार में ये चीजें चल रही थी, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आयोग का गठन किया गया था, उसमें कहा गया था कि विशेषज्ञों की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद से आर्थिक सलाहकार, और जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनको भी मौका मिला था विदेश व्यापार मंत्रालय में सलाहकार बनने का। और इसके अलावा जो तमाम थे, रघुराम राजन थे, उसके विमल जालान थे, उन्होंने जिनेवा में या फॉरेन में सलाहकार रहे और आरबीआई के अध्यक्ष भी बने बाद में। सैम पेत्रोदा का भी नाम इसमें आता है। दूसरा जो है किरण मोंटेक सिंह आहलूवालिया, नंदन नीलकर्णी यूपीडीआईए के वो बने थे अध्यक्ष। तो इस तरह के तमाम पद सृजित किए गए थे। अमित, आवाज आ रही है? हेलो, जो स्काइप से जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है पूछना पड़ता है कि आवाज आ रही है कि नहीं। अमित, आवाज आ रही है? क्लियर मेरी आ रही है सर? भाई, ये जो
मोदी सरकार ने यू टर्न लिया है लेटरल एंट्री को लेकर के, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी ने तो कह दिया था कि ये यूपीएससी नहीं बल्कि आरएसएस के जरिए नौकरशाहों की नियुक्ति का प्रयास है, जो संविधान का सीधे सीधे समापन ही समझ लो। देखिए संजय जी, हमारे नेता ने बहुत पहले से कहा है कि ये लोग लगातार संविधान पर हमला कर रहे हैं। संविधान में जो हम सबको हक दे करके रखे हैं उनका हनन कर रहे हैं। लेटरल एंट्री इन्होंने जैसे ही सेबी में कराई है, देखिए सेबी की इन्होंने पहले लेटरल एंट्री कराई। आप देखिए जो माधवी बुद्ध जी हैं, उनको एक एक्सपर्ट के तौर पर बिना आईएएस वो पहली सेबी के अध्यक्ष बनी आके, और उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं और सरकार जांच कराने से पीछे हट गई। यही कारण है कि हमारे नेता ने बहुत बार इन चीजों को कहा कि सरकार जिन युवाओं को हक मिलना चाहिए उनका हक खा रही है। अब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग आईएएस की नियुक्ति करती है और उसकी एक चयन प्रक्रिया है और वहां से चयनित होकर के लोग जाते हैं। तो क्या जरूरत है कि कुछ चंद लोगों को या कुछ चंद अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जिसमें एक मेहनतकश का बहुत बड़ा वर्ग है जो रात दिन 10 बाई 10 के कमरों में रह करके तैयारी करता है अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसका हक क्यों छीना जा रहा है? तो सरकार का प्रयास पहले दिन से ही है किसी भी जी संविधान को खत्म करने का मतलब सीधा सीधा इस तौर पे है कि जब हम किसी के हक को छीनेंगे तब भी संविधान का हनन है। जब हम किसी के संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का भी हम हनन करेंगे, वो भी खत्म करना संविधान है। हमारे नेता ने और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इस बात को मानती है और कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से इस चीज का विरोध किया और यही कारण रहा कि इनको बैकफुट पर आना पड़ा। और इनके बैकफुट पर आने से ये बात, और हम लोग तो कहते ही थे, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हम गलत कर रहे हैं। अमित, एक सवाल ले लो। 2018 में 37 पदों पर हुआ था इस तरह की भर्ती, 2019 में 7 और 2021 में 30, यानी देखा जाए तो करीब करीब 54 कैसे बल्कि 64 कह देंगे, है ना, ऑलरेडी इस पर भर्तियां हो चुकी हैं। उस वक्त आप लोगों की ओर से इस तरह का शोर शराबा नहीं देखने को मिला। अचानक लग रहा है कि आरक्षण का मुद्दा जो लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया और उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो अब हर जगह इसकी एंट्री की जा रही है। संजय जी, बिल्कुल कोई नैरेटिव सेट नहीं हुआ था। जो आपने कमजोर था, देश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया था और लोकसभा में भी और सदन में भी ये लोग विपक्ष को विपक्ष नहीं मानते थे। हम सब लोगों ने, जब ये लेटरल एंट्री की बात आई थी, कांग्रेस पार्टी ने तब भी विरोध किया था इस बात को लेकर के, लेकिन क्या था कि विपक्ष के कमजोर होने की वजह से ये लोग हावी रखते थे अपनी चीजों को। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो 18 रहा हो, चाहे वो 2021 का मसला रहा हो, इन्हीं चीजों के ऑब्जर्वेशन से हम चुनाव में गए थे कि सरकार संविधान को खत्म कर रही है। सरकार जो संविधान प्रदत्त सुविधाएं हैं, जो संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं लोगों के, उनको खत्म करना चाहती है। यही तो सब आधार थे ना जो 2024 के पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कर चुकी थी। और इन्हीं चीजों को लेके हम जनता के मध्य गए थे और जनता ने उन चीजों को स्वीकारा। जनता को लगा कि नहीं, हाँ ये ऐसी बातें हैं। और देखो, आज जनता ने हमको ये ताकत दी है कि जब ये वही चीज जो 18 और 21 में कर चुके थे वो अब दोहराने के लिए आए हैं, तो जनता ने विपक्ष को इतना मजबूत करके बिठाया है कि इनको वही चीज वापस लेनी पड़ी है। अमित, ऐसा तो नहीं है कि इनके जो एनडीए के घटक दल के जो 2 दल हैं, जेडीयू चाहे आप बात कर ले एलजेपी की, इनकी ओर से विरोध किया गया इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, तो आपके दबाव से कहीं ज़्यादा वो दबाव काम आ गया। इसका दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है। देखिए, हम इस चीज को मानते हैं, हम तो जानते हैं कि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। हम तो कहते हैं कि हम उस हर दल का स्वागत करते हैं जो संविधान विरुद्ध हो रही किसी भी चीज का विरोध करती है। हम कहाँ किसी को कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं ना कि संविधान के विरुद्ध जो सरकार ये षड्यंत्र कर रही है, ये साजिशें कर रही है, उसका इस प्रक्रिया में जो भी मुखर होकर के बोलता है,
जाहिर सी बात है उसको बोलना चाहिए। अगर वो हक की बात करेगा तो उसे बोलना भी पड़ेगा। तो हम तो ये बात को मानते हैं, हमने 2018, 2021 और ये जो इसके पहले भी भर्तियां हो चुकी हैं, इन सब भर्तियों के ऑब्जर्वेशन से हम सभी चुनाव में यही मुद्दा लेकर के गए थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की विपरीत दिशा में काम कर रही है, एक प्रकार से संविधान को समाप्त कर रही है। और यही वाकया अभी देखने को मिला है। देखिए ना, आप माधीपुर जी को देखिए, सेबी की पहली गैर IAS अध्यक्ष रही और उन पर आरोप लगे। जैसे ही दूसरी बात ये संजय जी, एक बहुत हमने देखा कि जैसे ही कोई संविधान विरुद्ध कार्य होता है और उसमें कहीं से भी कोई खामी पाई जाती है, आप कभी एक बार जिक्र उठा करके देखिए, आरोप लगते हैं माधवी पुज सेबी की अध्यक्ष पर और उठ खड़ा होता है मोदी गैंग। आप कहिए ना कि ED से कहते जांच करिए। अभी देखो भाई, मोदी जी पे तो कोई आरोप नहीं लगा रहा था। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी वो सर आई थी ना सेबी के जो चीफ है उनके खिलाफ, उनके लिए आई थी। और जैसे ही उन पर अमित, सवाल चलिए, उठाया गया, लेकिन वो हिंडनबर्ग का पूरा रिपोर्ट खुद अगर बढ़ता सही है। रहता तो संभवतः शेयर बाजार ध्वस्त हो चुका होता, लेकिन उसका कोई असर दिखा नहीं। बहरहाल चलिए, वो सब बातें अलग है। राजेश जी, जहर में एक सवाल आता है कि धर्मेंद्र जी और अमित जी दावा करते हैं कि हमारे दबाव की वजह से ये चीज़ें हो गई। BSP सुप्रीमो मायावती भी इसी तरह का कुछ दावा करती नजर आएंगी। एक्स पर आप पढ़ ही रहे होंगे सबका। हमको तो ऐसा लगता है कि जो मुद्दे ये उठा रहे हैं उसका काट तुरंत मोदी सरकार ला दे रही है कि मुद्दा ही वो समाप्त हो जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर SC ST में क्रीमी लेयर बनाने की बात रही हो, या फिर ये मौका रहा हो, या वक्फ का जो रिफॉर्म्स बिल था, वो सब चीज़ें शांत। मुद्दा खोज रहे हैं धर्मेंद्र जी और अमित जी सरकार को घेरने का, और ये मुद्दा ही खत्म कर दे रहे हैं। ये भी तो बीजेपी की एक बड़ी रणनीति हो सकती है, केंद्र सरकार की बड़ी रणनीति हो सकती है। मेरा अपना आंकलन यही है कि देखिए, जिस चीजों को लेकर हम ये विपक्ष की रणनीति और विपक्ष का जो विरोध और ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बिल या जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव या कोई संशोधन लाती होगी, तो निसंदेह जो उनके चाणक्य लोग होंगे वो भी ये सोचते होंगे कि इसका विरोध होगा कि नहीं होगा। मैं तो इसे एक पॉलिटिकल राजनीति का हिस्सा मानता हूँ, एक स्ट्रेटेजी मानता हूँ। हालांकि विपक्ष इसको लेकर काफी खुश है कि जो भी बिल आ रहा है सरकार यू टर्न ले रही है, यू टर्न ले रही है, यू टर्न ले रही है। आप दूसरे पहलू पे अगर नजरिए से अगर ये देखें तो सरकार जनता को ये बताना चाह रही है, जिसमें सवर्ण वर्ग काफी तरह से ये है कि देखिए भाई, मैं ये करना चाहता हूं, अब विपक्ष नहीं करने दे रहा। तो कहीं ना कहीं एक ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि वो दोनों तरफ से चीजों को। और रही बात आरक्षण को लेकर, और देखिए किसी भी चीज की शुरुआत, गांधी जी कहते थे कि सार्वजनिक जगह पे गंदगी करने से पहले ये जरूर सोचिए कि उस गंदगी को आपकी तरह ही कोई आदमी साफ करेगा। तो किसी भी चीज की शुरुआत, बदलाव या कोई भी चीज होती है वो घर से होती है। तो हम तो सारे राजनीतिक दल, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जो भी चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, आरक्षण की परंपरा सबसे पहले अपनी पार्टी से शुरू करें। अगर पार्टी से शुरुआत होगी तो पार्टी से शुरुआत होने के बाद वो राज्य में, नगर में होगी, नगर से राज्य। जैसे संगठन आप बना रहे हो, आप संगठन में शुरू कर दीजिए, अपने आप धीरे धीरे चीजें आती है। आज इतने सालों के आरक्षण के बाद आपको लगता है संजय जी कि इनकी दशा और दिशा बदली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए मैं जो जिस प्रतिशत के हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान दिया था कि ये पूरा का पूरा तबका एक अपने उस स्तर पे आ जाएगा, हमें तो नहीं लगता। हाँ, कुछ परसेंटेज है नहीं, लेकिन राजेश जी इसीलिए हालांकि मेरे विचार अलग हो सकते हैं। आ रहे हैं धर्मेंद्र जी आपके पास, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता था कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसका सीधा असर OBC में दिखा है जी, और इसका पता नहीं सियासी दलों ने क्यों विरोध किया। जो एकदम से दबे कुचले SC ST वर्ग हैं, जिनको वाकई आरक्षण की आवश्यकता है, उनको निश्चित तौर पर निर्धारण होना चाहिए। जो इसकी मान लीजिए कि आय अगर सालाना 15-20 लाख रुपए है, तो उनके परिवार को आरक्षण की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं में इतने कारगर होंगे कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, अच्छे से संस्थाओं में पढ़ सकते हैं और खुद को वो ये कम्पीट कर सकते हैं समाज में। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक सवाल मेरा है। एक तो ये
जो राजेश जी से मैंने पूछा कि आप भले वाहवाही कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति, और दूसरा ये कि जो आप लोग दावा करते हैं कि वैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अगर इसकी ओर से कोई विरोध आता है, वक्फ रिफॉर्म्स जो बिल था उसमें भी इन सियासी दलों का विरोध रहा है, जिसकी वजह से संभवतः वो संसदीय समिति को दे दी गई। दूसरा जो था SC/ST लेयर को लेकर भी चिराग पासवान सरी के दलों ने और नीतीश कुमार के केसी त्यागी जी ने विरोध कर दिया, वो वापस ले लिए। और तीसरी बार भी इन दोनों सियासी दल, जो JDU की बात कर ली जाए या फिर LJP की बात कर ली जाए, दोनों ने विरोध किया, उसकी वजह से वो वापस ले लिया। तो वाहवाही लूटने का मौका आप ले रहे हो, और हमें लगता है कि मोदी सरकार के इतने बड़े फैसले उनके जो सहयोगी NDA के पार्टनर हैं उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए भी हो सकता है। देखिए संजय जी, मैं राजेश जी का जवाब सुन रहा था, कितना अगर जैसा ये कह रहे हैं अगर ये सच है तो बहुत गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए अगर एक वर्ग को खिलाफ करने के लिए दूसरे वर्ग का अहित करना चाहती है या करते हुए दिखना चाहती है, ये तो और गंभीर बात है। इसके पीछे दो निहितार्थ हो सकते हैं। एक तो आप लगातार प्रयास करके एक वर्ग को दिखाना चाह रहे हैं कि हम दलितों और पिछड़ों का हक मारना चाहते हैं। दूसरा, आप एक सामान्य वर्ग में गुस्सा पैदा करके दलित बैकवर्ड और वर्सेस सामान्य की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। तो ये तो किसी भी सरकार का सबसे घृणित काम होगा। दूसरी बात ये लड़ाई छेड़ दी है। नहीं, लड़ाई नहीं, पार्टी और आप ऐसी बात नहीं, अगर ये आप सोचते हैं राजेश जी कि लड़ाई छेड़ दी है, नहीं, किसी के हक की बात करना कि दलित पिछड़ों के बाद जो ऐतिहासिक रूप पिछड़े थे, अगर उनकी बात करना लड़ाई है तो ये क्या कहाँ का न्याय है? संजय जी, किसी गरीब की, कमजोर की, दलित की, पिछड़े की बात, आदिवासी की बात करना वर्ग संघर्ष कहाँ से हो जाता है? इतना ज्ञान भारतीय जनता पार्टी की यूनिवर्सिटी में मिल सकता है और कहीं नहीं। समाज के तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जब कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू या संविधान निर्माती समिति में तमाम वर्गों के लोग थे, सबने तय किया होगा जो हिस्टोरिकली पिछड़े लोग हैं उसमें जाहिर सी बात है दलित और SC और ST लोग थे तो उनको आरक्षण दिया गया। तो क्या उसी समय लोगों को झगड़ा करने के लिए दिया गया? या जो है मंडल कमीशन आया जिसमें पिछड़ों को आरक्षण की बात हुई, तो किसी झगड़ा करने के लिए नहीं, उनको जो वर्ग पीछे रह गए थे, वंचित रह गए थे, उनको सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए। देखिए डॉक्टर लोहिया जी कहा करते थे, अगर दो लोग, कोई एक 30 किलोमीटर आगे है खड़ा और कोई 0 पॉइंट पर खड़ा है, तो इन दोनों के बीच कभी रेस नहीं हो सकती। रेस तभी हो पाएगी कि जो 0 पॉइंट पर खड़ा है उसको ले जा करके उसके बगल 30 किलोमीटर वाले खड़ा करिए, तब रेस कराइए। और संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है, मूल इसी भावना के तहत है कि जब तक उनको उनका हक उनके बराबरी के आसपास न पहुंच जाए, उनका जो सामाजिक जीवन है, उनका आर्थिक जीवन है, उनको जो और प्रकार के अवसर हैं, उनको जब तक बराबर न मिलने लगे, तब तक उनमें स्वस्थ कंपटीशन की कल्पना करना सिर्फ कोरी अफवाह और कोरी सोच होगी। कोई धर्मेंद्र जी, हमारी पार्टी का देख लीजिए, हमारी पार्टी का टिकट देख लीजिए, आप समीक्षा कर लें। धर्मेंद्र जी, एक सवाल ले लीजिए। अनुराग जी आपके पास आते हैं। इसके बाद जो लेटरल भर्ती प्रक्रिया है ना, इसमें यह है कि विशेषज्ञता होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने विरोध किया, आप संभवतः आरक्षण की व्यवस्था भी आ जाएगी, 20-22 लोगों को 45 लोगों में आरक्षण का फायदा भी मिल जाएगा। इसमें साफ तौर पर यह व्यवस्था की गई है कि कम से कम 15 साल का निजी संस्थान में इक्विवेलेंट उनका जॉब हो, एक्सपीरियंस हो, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसमें अगर विशेषज्ञता में अगर हम आरक्षण की बात कर लेंगे तो शायद बातें वो लेटरल एंट्री वाली हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये पद ही ऐसे हैं कि विशेषज्ञता के साथ वो मंत्रालय में जाएं, अपना योगदान दें बेहतर। तो इसका विरोध क्यों? देखिए संजय, दो बातें थी। मैंने, शायद आपको ख्याल हो, मैंने पहले कहा था, एक विशेषज्ञ लोगों की नियुक्ति एज ए सलाहकार या विभाग में किसी एक पर्टिकुलर पद पर, और एक UPSC द्वारा सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने की व्यवस्था। जब आप एक UPSC के माध्यम से उनको जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जिस भी पोस्ट पर ले आते हैं, तो आप वो व्यवस्था के एक अंग बनाते हैं। और जब आप सलाहकार ले आते हैं, किसी आयोग का मेंबर ले आते हैं, किसी विशेषज्ञता उसकी सेवाएं लेना चाहते हैं, तो एक तरह से टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम बीइंग, उसके एक्सपर्टीज का फायदा उस डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराना, सिर्फ इतना रहता है। अब ये सरकार घाल में नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। UPSC द्वारा जब नियुक्ति 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी नियुक्ति होनी है, 2 साल का अधिकतम विस्तार, यही तो व्यवस्था है। और दूसरा इसके पीछे हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि
ये केंद्र सरकार अक्षरशः सही रही हो, लेकिन मेरी सोच जहाँ तक जाती है कि कई ऐसे टेक्नोक्रेट होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस निजी संस्थाओं में दे रहे हैं। IIT IIM के सब लोग भारत सरकार में ही शामिल नहीं होते हैं, वो निजी संस्थाओं में भी जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मोंटेक्सी अहलूवालिया को देख लीजिए, इनके योगदान को आप भूल नहीं सकते हैं। रघुराम राजन की बात कर ली जाए, इनके योगदान को भूल नहीं सकते। विमल जालान ने जो रिफॉर्म्स लाए RBI में जा करके, उसको आप भूल नहीं सकते हैं। तो इस तरह की सेवाएं अगर उसमें आ जाती है तो इसमें गुरेज क्या है? नहीं संजय जी, यहाँ सवाल लेने का नहीं रह गया। सवाल ये है कि आप UPSC द्वारा जब भर्ती कर रहे हैं तो आपने आरक्षण के नियमों का पालन क्यों नहीं किया? क्या आप मानते हैं कि दलित पिछड़े वर्ग में उनके पास वो योग्यता नहीं है? क्या आप मानते हैं कि वो लोग आकर के अपने एक्सपर्टीज का लाभ उस संस्था को नहीं दे पाएंगे? सवाल यह है कि आपके मन में जो है कहीं ना कहीं खोट है। आप उस वर्ग को, एक समाज के जो वंचित वर्ग रह गया, जो पिछड़ा वर्ग रह गया, जो दलित वर्ग रह गया, जो ST ट्राइबल वर्ग रह गया, उसको आप मुख्य धारा में आने नहीं देना चाहते, उनको रोकना चाहते हैं, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और यही हम लोग चुनाव में कहते थे कि संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान से चोरी करना चाहते हैं, लोगों का हक मारना चाहते हैं। सेट करने में आप लोग माहिर हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कभी कोई सोच नहीं सकता था। नहीं, अब ये संजय जी बस 30 सेकंड, द्रौपदी मुर्मू जी या रामनाथ कोविंद जी आए, आप देख लीजिए, अभी हमारा वही, अब आप कहेंगे तो आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, हम वही डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, वही छुआछूत की बात कर रहे हैं, वही अस्पृश्यता की बात कर रहे हैं, वही समान अवसर की बात कर रहे हैं। क्या द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन बुलाया गया था? दलित होने के नाते ही नहीं बुलाया गया ना, ट्राइबल होने के नाते। क्या रामनाथ कोविंद जी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन बुलाया गया था जब शुभारंभ हो रहा था? नहीं बुलाया गया था, इसलिए को दलित है। तो यह सवाल है, जब तक वर्ग को मुख्य धारा में बराबरी का हक न मिल जाए, उनको भी एक दूसरे के चारपाई बैठने के, एक दूसरे के बर्तन में खाने का, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाने के, एक दूसरे के कुएं में पानी पीने का अवसर न मिल जाए, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। आपने ही इसका हल्ला मचाया था कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान कैसे एक मंदिर के उद्घाटन में जा सकता है। आप जब प्रधानमंत्री जा रहे थे तो उसका विरोध करने का कार्य आपने किया। अब राष्ट्रपति नहीं गए तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भी नहीं गए। यदि राष्ट्रपति चाहती तो आप इसका भी विरोध करते कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी कैसे जा सकता है? हाँ, तब सेकुलरिज्म की दुहाई दी जाती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना था, सेकुलरिज्म बात। अच्छा, ये गुजरात के अंदर पहली सरकार में धारी तलवार और दोहरा चरित्र आपका और आपके अखिलेश यादव जी का और PDA का काम ही यही है। जो ये इंडिया अलायंस आपने गठबंधन बनाया है, इसका काम ही यही है, केवल पब्लिक को गुमराह करने का कार्य। आपने पूर्व में भी यही गुमराह करके ही आपने जो भी चंद सीटें पाई हैं वो केवल गुमराह करके पाया, और कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं था। और रही आपकी ये अखिलेश यादव जी की बात, यही 12 से 17 की सरकार थी। लोक सेवा आयोग प्रयागराज में, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। रोड लड़के और छात्र, आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी सड़क नहीं थी जिसपे छात्र नहीं उतरे होंगे। यानी कि हजारों की संख्या, यानी आप लाखों की संख्या उसको बोल सकते हैं। जब केवल एक वर्ग और एक जाति समुदाय का वर्ग ही वहां हुआ करता था, वो चाहे आयोग का मेंबर रहा हो, चाहे आयोग का अध्यक्ष रहा हो, चाहे आप ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करिए, तीनों पद एक जाति विशेष का आदमी उस पर काम प्रयोग किया करता था। और जो भर्ती हुआ करती थी तब केवल एक जाति में, तब आपका आरक्षण कहाँ चला गया था भाई साहब? हमारे भी घर में लोग हैं, छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम भी लोग रोड पे उतरे थे, इसीलिए उतरे थे। तब आपने कहीं नहीं नजर आया, तब ना आपको PDA नजर आया, ना आपके अखिलेश यादव नजर आए। अनुराग जी, एक मिनट धर्मेंद्र, एक सवाल ले ले, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। अनुराग जी, देखिए, बदली हुई परिस्थितियां, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है नहीं, NDA की सरकार है। घटक दल हो या सर्वदलीय बात कर ली जाए, सारे विपक्षी दलों के साथ भी अगर सरकार कोशिश कर ले थोड़ा सा तालमेल बना करके चलने का, तो शायद वक्फ रिफॉर्म्स बिल आपको भेजना नहीं पड़ता संसदीय समिति को। इसमें भी लेटरल जो एंट्री की प्रक्रिया है, इसमें भी सरकार को फूक फूक के कदम रखना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। ऑकवर्ड सिचुएशन तो आ रहा है ना, थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा कार्य पद्धति में भाई, इस बात को समझना पड़ेगा। कार्य पद्धति में क्या बदलाव लाया सकता है आप देखिए ना। अब यूपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। अनुराग जी, एक चीज समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अनुराग जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसको समझिए। यूपीएससी अगर किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है तो आरक्षण की अनदेखी कैसे कर सकता है? ये तो प्रधानमंत्री को बाद में पता चलेगा ना, हर चीज प्रधानमंत्री की जानकारी में तो होगा नहीं, ये तो विभागीय लोगों को समझना पड़ेगा। उन्होंने इस पे कदम उठाया, इसीलिए कदम उठाया, जब जानकारी कोई चीज आएगी
कभी कदम उठाया जाता, आखिर कदम उठाया गया, उसको वापस किया गया, फिर से आगे किया जाएगा। लेकिन अब इसको ये कहना कि इसको एक राजनीतिक रास्ता तैयार कर लेना, जिन्होंने ऐसा किया, इन्होंने, क्योंकि इनका तो काम ही रहा है, इन्होंने अपने खुद लोग 2024 के लोकसभा का जो इनका अपना घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने खुद लिख करके दिया था, मैं आरक्षण आऊंगा तो मैं आरक्षण में बदलाव करूंगा, मैं ओबीसी को आरक्षण उसको खत्म करने का काम करूंगा। ये भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। तब पीडीए और अखिलेश यादव तब उस घोषणा पत्र में क्यों नहीं बोला? देखिए असल में ये तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर सियासी दल नफा नुकसान देखता है कि सियासत में हमको कहाँ ये होगा। अब पश्चिम बंगाल जल रहा है, आपके कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं। आज जो महाराष्ट्र में हुआ है वो क्या कम दुखद है? आज ये जल रहा नहीं, नर्सरी के बच्चे हैं जिनके साथ यौन शोषण स्कूल में हो गया। अभी मणिपुर इनको जाना कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल पे कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन किसी को पश्चिम बंगाल नहीं जाना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ अनुराग जी, सुनिए तो, मैं सबको कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल पे अमित नहीं बोलेंगे, वहां प्रदर्शन नहीं करेंगे ममता सरकार के खिलाफ। महाराष्ट्र में आप नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे आपकी सरकार है। महाराष्ट्र में तो सियासी नफा नुकसान तो भाई ये सारे सियासी दलों के लिए है ना। महाराष्ट्र में जो हुआ, महाराष्ट्र में उस पर त्वरित कार्रवाई भी तो आपको देखने को मिली होगी। आप इसका भी तो आप बताएं ना, वहां पे आपने क्या कार्रवाई देखी हो, महाराष्ट्र में आपने क्या कार्रवाई देखी? ममता कह रही है वहां पे आपने चपरासी को पकड़ लिया, वहां पे वो बोल रही है कि संजय राय को पकड़ लिया, संजय रॉय को, सॉरी नहीं, संजय रॉय को तो इन्होंने भेजा ना, संजय रॉय को हमने थोड़ी पकड़ा, संजय रॉय को पहले इन्होंने आगे किया, फिर उसके बाद हमको अभी इसमें लगभग जो भी 3 से 4 5 से 7 लोग और हैं, नहीं, मेरा मन आहत सिर्फ इसलिए होता है कि मेरा मन आहत इसलिए होता है कि हर मुद्दे पर सियासत शायद सही नहीं होता। धर्मेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर अमित के पास। देखिए अनुराग जी कह रहे थे प्रदर्शन की बात, इनकी चाहिए ना, अयोध्या वाले मामले में भी बोलना चाहिए। नहीं, वहां तो राष्ट्रपति नहीं, अयोध्या में तो अयोध्या के मामले नहीं, क्यों नहीं? इसके पहले क्या गुजरात के अंदर जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो संवैधानिक लोग गए थे कि नहीं गए थे? जब आपको याद होगा संजय जी, राष्ट्रपति नहीं गए, नहीं राष्ट्रपति गए थे। अच्छा खैर, अयोध्या के अंदर, हाँ अयोध्या के अंदर जो है, अयोध्या के अंदर तो आपने कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं। अयोध्या में जमीन घोटाला हो गया, मंदिर क्या कहते हैं रोड बह गई, मंदिर टपक गई। अयोध्या के बारे में आपसे क्या बात करना, चौक सुप्रीम कोर्ट के आदर में। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा था अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो रही थी संजय जी, परीक्षाओं की बात हो रही थी। परीक्षाओं पर नैरेटिव सेट कर रहे थे कि 24 में 56 एसडीएम हो गए, सूची आज तक नहीं दे पाए। इनकी सरकार है कि 1905 जारी करते, एक बिरादरी खो गया। इनको आरओ में इलाहाबाद की सड़कों पर ठंडी में प्रदर्शन करते बच्चे नहीं दिखे, लाठियां खाते बच्चे नहीं दिए। 56,000 जो अभी भर्ती हुई सुप्रीम हाई कोर्ट ने थप्पड़ मारा सरकार को, वो नहीं दिखा। इनको पुलिस भर्ती में लीक होती परीक्षाएं नहीं दिखी। इनको बच्चों के साथ भविष्य 1 दर्जन से अधिक 2017 से 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं लीक हो गई। संजय जी यहाँ पर आपने शो भी किया था, उस पर लीक होती उस समय इनको नौजवानों के भविष्य की चिंता नहीं हुई। भाषण देना आसान है, लेकिन सच ये है कि आप लोग नौजवानों के भविष्य आयोग के बारे में कुछ बता दें। नौजवानों के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है, नौकरियों की चिंता नहीं है, केवल अपने लोगों को भरमाना, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का हक मारना, सिर्फ और सिर्फ यही काम है। ठीक है, अमित के पास चलते हैं। अमित, सबको यहाँ हक दिया गया। आपने बाबा साहब की कितनी मूर्तियां लगाई अपने 1217 की दौर में? ठीक है, हमको आप 2 मूर्ति का नाम केवल बता दीजिए। अरे पहले बाबा साहब की कुर्सी पे गंगा जल से छिड़कवाने वाले आप लोग थे, अब जो है मुख्यमंत्री आवास में गंगा जल छिड़कवाने आप लोग हैं। ये सब चीजें चाहे कोई भी सियासत करे वो बेहतर होता है। पहले आप यादव आयोग के बारे में बता ही नहीं पा रहे, आपने यादव आयोग का गठन क्यों किया था? नहीं तो आपने किसका किया है? आपने, अब मैं बोल दूंगा तो चलिए ठीक है, वो आरोप प्रत्यारोप बहुत चीजें चली जाएंगे फिर यार, आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। अमित कुछ बोलना चाह रहे थे, अमित बोलिए। देखिए अभी आपने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर कांग्रेस, अनुराग जरा कांग्रेस प्रवक्ता की सुन लें फिर। हाँ देखिए, संजय जी मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से कांग्रेस पार्टी के बिहाफ से कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने, चाहे वो कलकत्ता की घटना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आगरा की घटना हो, चाहे वो हरदोई की घटना हो, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे वो कन्नौज की घटना हो, चाहे वो गाजीपुर की घटना हो, और चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव मुखर आवाज उठाती है। अब जो है ना वो अलग एंगल का है। अब हम तो कह रहे हैं ये मामला सीबीआई के पास है। उस
अरे अमित जी, ये तर्क मुझको अमित समझ में नहीं आता है यार। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, चले जाते वो पीड़िता के परिवार से मिल आते ना पश्चिम बंगाल में। सुनिए ना सर, रायबरेली आए ना दलित परिवार से मिलने के लिए। सर मैं बता रहा हूँ ना सर, सुनिए मेरी बात सर, थोड़ा बस 10 सेकंड में मैं खत्म जी। करूँगा। फिर आप समझिए ना सर कि बात इस चीज को लेकर के है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सेलेक्टिव अप्रोच है। आप समझिए आज देश का डॉक्टर सड़कों पर है, और वो क्यों सड़कों पर है? अपनी सुरक्षा को लेकर के सड़कों पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर ओपीडी बंद किए अपनी सुरक्षा को लेकर के। केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं है कि जो वो दिन रात अपनी जान पर खेलते हैं, उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं करके आए। कम से कम एक डंडे भी चलाते हैं, क्या चाहते हैं, लेकिन डॉक्टरों की बात कौन सुनेगा? तो इस पर भी तो सवाल कांग्रेस पार्टी उठाती है। अनुराग जी, यही सवाल मैं अमित से पूछ रहा हूँ। अनुराग जी, यही सवाल मैं अमित से पूछ रहा हूँ कि आप तमाम तरह की बातें अमित कर लीजिए, लेकिन पीड़ित परिवार के पास जाके नेता प्रतिपक्ष मिल लेते। एक एक्स पे आ जाता पोस्ट कि हमने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, या आपको किस तरह का सहयोग अगर ममता बनर्जी के ही पक्ष में खड़ा रहे वहां हो जाए। मैं गारंटी देता हूं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में कल से निकलेंगे सड़कों पे, हमें लग रहा है। हमारे नेता मणिपुर में भी पीड़ित परिवार के पास गए, और हमारे नेता समय आने पर उस पीड़ित बिटिया के परिवार से भी मिलेंगे। अरे कब जाएंगे भाई, कब जाएंगे? उनके माँ बाप का दर्द सुन के हमारे आंखों में आंसू आ गया था यही ट्वीट करते समय। ये घटना बहुत हृदय विदारक है। हम नहीं चाहते कि सीबीआई इस एंगल की जांच कर रही है। अरे परिवार से मिलने में सीबीआई नहीं आएगा भाई, राहुल गांधी से सीबीआई नहीं पूछने लगेगी। आप ही का नारा करना तो कहाँ है भाई, न बेटी को न बहन को पता है न भाई को पता है। राजनीति हो, कोई भी ऐसी राजनीति हो। दरअसल दुख तो यही होता है ना, यही एंगल ढूंढती है कि किस एंगल के सारे सियासी दल। अमित, मैं इसी बात पे फिर तर्क से बात करता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से कदम बढ़ाती है। राहुल गांधी दलित परिवार के साथ जो कुछ हुआ रायबरेली आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उस पीड़ित परिवार के माँ बाप के पास भी चले जाना चाहिए था, जहाँ के पुलिस कमिश्नर ये बोलते हैं कि इस बिटिया ने आत्महत्या की है ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़े होंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आया होगा। परिवार के साथ जाकर के, अरे नहीं बोलते, हो सकता है ममता दीदी नाराज हो जाती है, नहीं बोलते, लेकिन परिवार से मिलकर चले आते हैं। प्रियंका जी चली जाती है। प्रियंका जी ने हमारी न्याय सुनिश्चित हो, हमारी कहीं भी ऐसा जघन्य अपराध हम लोग तो नहीं देखिए, नहीं बीजेपी पर सेलेक्टिव होने का आपने आरोप लगाया, इसलिए मैंने बता दिया कि सिलेक्शन कहाँ हो रहा है। दरअसल मेरा तो मकसद ही है कि आंखें खोल दें सियासी दलों का। कोई मानता कहाँ था जब लोकसभा चुनाव में मैं बोलता था तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि आप विचारधारा के विपरीत चल रहे हो, नुकसान हो गया। जिन जिन मुद्दों को मैंने उठाया, राजेश आनंद ने उठाया यहाँ से बैठ करके, वो सब आकलन सही निकल गया। तब लोगों को मेरे पास फोन आने लगे कि राजन जी आप बिल्कुल सही बोलते थे, और वो डिबेटों में मेरी जमकर मजम्मत की जाती थी जब मैं बोलता था कि रोजी रोटी रोजगार ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, वही रहा। संजय जी बस 30 सेकंड होते आएंगे। अभी राजेश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लिए मुद्दा खत्म कर दे रही है, क्लोजिंग पॉइंट लगा करके। मैं आपको बहुत स्पष्टता बताऊं सर कि विपक्ष जहां पर सत्ता अपनी हुकूमत के दम पर अत्याचार और अन्याय कर रही है, उसको आईना दिखाने का काम कर रही है। वो तो आईना दिखता है गलत का तभी तो बंद करती है ना। और ये चीज आईना दिखा रहे तो आईना कहाँ है आपका? इसी बात जब युवाओं के पक्ष में रहती है 2018 से बोलने का काम करें ना आप। अमित ठीक है राजेश जी अमित ठीक है। ये सब तर्क तब समझ में आता है ना जब 2018 में जिस तरह से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त आप लोग विरोध कर देते। 2018 में 74 बल्कि 64 तो मैंने गलत बोला था राजेश जी, क्योंकि जो आंकड़े हैं 2018 में 37 पदों पर, 2019 में 7
और 2021 में 30 पदों पर इसी तरह से हो गया था लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का विरोध हुआ था उस समय, पहले इसमें विरोध हुआ था सर, विरोध हुआ था, विरोध सबने किया था, लेकिन सरकार सिलेक्टिवली थोड़े थोड़े सोशल मीडिया से लेकर के कहीं नजर नहीं आया था। चलिए आप लोग सशक्त विपक्ष हो, मैं तो चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि सरकार पर लगाम लगाना, गलत रास्ते पर सरकार जा रही है तो उसको सही रास्ते पर लाना, लेकिन हर चीज में सियासत हो ये भी बेहतर नहीं होता। राजेश जी संक्षेप में 30 सेकंड में, वक्त कम है। जैसे ये आपने पीछे की 18 की 22 की भर्ती की बात की, अगर ये यूपीएससी के पास आ गया तो देखिए एक चीज तो सरकार की मंशा साफ दिखती है कि भाई पहले जैसे ऐसी भर्तियां होती थी कि अपने लिस्ट राजनीतिक पार्टियों की आई और उसमें से उठा के। भाई राजेश जी कम से कम यूपीएससी पे इस तरह का आरोप न लगाइए, नहीं तो जो करोड़ों नौजवान अपना घर परिवार छोड़ करके 8x8 के कमरे में जा करके तैयारी करते हैं, अपनी जान देने को दिल्ली जैसी जगहों पे परेशान है। राजेश संजय जी उनके साथ बहुत अन्याय होगा, अत्याचार होगा। ये भर्तियां लोग यूपीएससी नहीं किया करती थी, राजनीतिक पार्टियां खुद विशेषज्ञ नहीं यूपीएससी करती थी, यूपीएससी आज से नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग। देखिए संजय जी इस बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ, लेटरल एंट्री होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, शांत हो जाइए, वक्त यहीं तक आ जाता है। मेरा ये कहना है कि लेटरल एंट्री की आवश्यकता है, क्योंकि तमाम जो विशेषज्ञों की कमेटियां बनी है ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, उन लोगों ने अगर इसका किया है, लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी पद पर आप सीधे एंट्री ले लें। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। मैं भी उसका एस्पिरेंट रहा हूँ, ऐसा मैं पीड़ा जानता हूँ कि जब लाल बत्ती मुझे हासिल नहीं हुई। बहरहाल ठीक है, वक्त यहीं तक इजाज़त देता है। फिलहाल निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि मोदी सरकार ने संभवतः, हमें लगता है कि ये तीसरा मौका है वक्फ रिफॉर्म्स बिल से लेकर के SC/ST क्रीमी लेयर, और तीसरा ये मुद्दा जिस पर यू टर्न लिया है। सारे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि चूँकि ये मामला अब हमें लगता है कि आरक्षण की नई व्यवस्था के साथ एक बार फिर नोटिफिकेशन होगा। विशेषज्ञों की आवश्यकता तो है मंत्रालयों में, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, कई ऐसे छात्र होते हैं जो IIT IIM के बाद सरकारी नौकरियों में नहीं जाते, लेकिन उनकी बेहतर सेवा निजी कंपनियों में देखने को मिलती है। अगर उनको एंट्री मिलती है आरक्षण की व्यवस्था के साथ संभवतः एंट्री मिले तो सारे विपक्षी दल एक साथ नज़र आएंगे। चलिए जो कुछ होगा देखा जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।